नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो सीधे भारत के संविधान की आत्मा से जुड़ा है। ये कहानी है शक्ति, सिद्धांत और भारत की पहचान को लेकर चली एक लंबी लड़ाई की। कहानी है संवैधानिक संशोधनों की। और देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में बस एक ही बड़ा सवाल घूमता रहा है। क्या हमारी संसद के पास भारतीय संविधान को बदलने की या यहाँ तक कि उसे पूरी तरह से फिर से लिखने की कोई असीमित शक्ति है? यही वो सवाल है जिसने दशकों तक हमारे लोकतंत्र को आकार दिया है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर हमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत ही क्यों है। देखिए, कोई भी संविधान पत्थर पर लिखी लकीर नहीं हो सकता। ये एक जीवंत दस्तावेज होता है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट, जिसे एक बदलते हुए देश की जरूरतों के साथ साथ विकसित होना पड़ता है। इसे आप ऐसे समझिए कि संविधान हमारे देश का सोर्स कोड है, और जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर या ऐप को समय समय पर अपडेट की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसमें जो कमियां हैं, जो बग्स हैं, उन्हें ठीक किया जा सके और नए फीचर्स जोड़े जा सके, ठीक वैसे ही हमारे देश के इस कोड को भी समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अपडेट्स की ज़रूरत होती है। तो हमारे संविधान बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो चाहते तो अमेरिका जैसे एक कठोर यानी रिजिड संविधान बना सकते थे, जिसे बदलना लगभग नामुमकिन होता है, या फिर वो ब्रिटेन जैसा एक लचीला यानी फ्लेक्सिबल संविधान अपना सकते थे, जिसे बहुत आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन उन्होंने इन दोनों के बीच का एक बहुत ही अनोखा रास्ता चुना, कठोरता और लचीलेपन का एक शानदार मिश्रण। तो इस संतुलन को साधने के लिए उन्होंने जो समाधान तैयार किया वो था हमारे संविधान का अनुच्छेद 368। ये वो हिस्सा है, वो नियम किताब है जो संविधान में बदलाव करने के नियम तय करती है। तो आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। बहुत सरल शब्दों में अनुच्छेद 368 ही संसद को वो शक्ति देता है जिससे वो संविधान में कुछ जोड़ सकती है, कुछ बदल सकती है या कुछ हटा सकती है। ये वो टूलकिट है जिसका इस्तेमाल देश के सोर्स कोड को अपडेट करने के लिए किया जाता है। लेकिन हाँ, ये कोई खुली छूट नहीं है, इसके भी अपने खास नियम और प्रक्रियाएं हैं। अब ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझिए। हमारे संविधान में संशोधन के 3 अलग-अलग तरीके हैं और हर तरीका अलग-अलग तरह के बदलावों के लिए है। कुछ आसान बदलाव, जैसे कि किसी नए राज्य का गठन, वो संसद में एक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, उनके लिए विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। और जो बदलाव भारत के संघीय ढांचे को यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन को प्रभावित करते हैं, उनके लिए तो और भी कड़ी शर्त है। विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। लेकिन यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। संशोधन की इस शक्ति ने जल्दी ही एक महामुकाबले को जन्म दिया। एक तरफ थी जनता द्वारा चुनी हुई संसद और दूसरी तरफ था संविधान का रक्षक, हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ये एक संवैधानिक रस्साकशी थी जो दशकों तक चली। और इस पूरी बहस का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है: संशोधन करने की शक्ति संरक्षित करने की शक्ति है, नष्ट करने की नहीं। मतलब, क्या संसद को मिली शक्ति का इस्तेमाल संविधान को बेहतर बनाने के लिए है, या क्या वो इसका इस्तेमाल करके संविधान के मूल सिद्धांतों को ही नष्ट कर सकती है? यही सबसे बड़ा सवाल था। ये टाइमलाइन इस रस्साकशी को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, 1951 में शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद के पास मौलिक अधिकारों सहित किसी भी हिस्से को बदलने की शक्ति है। लेकिन फिर 1967 में गोलकनाथ मामले में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। और फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का वो मोड़ था जिसने मूल ढांचे के सिद्धांत को जन्म दिया। और आखिर में 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले ने इस सिद्धांत पर एक तरह से पक्की मुहर लगा दी। इस पूरी लड़ाई का जो क्लाइमैक्स था वो था 1976 का 42वां संशोधन। इसे मजाक में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान में इतने बड़े और व्यापक बदलाव किए थे कि ये संसद द्वारा अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का एक बहुत ही खुला प्रयास था। और इसी टकराव और बहस के बीच से एक क्रांतिकारी न्यायिक सिद्धांत का जन्म हुआ, मूल ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। तो आखिर ये मूल ढांचे का सिद्धांत है क्या? ये सिद्धांत बहुत सीधी सी बात कहता है,
हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो इसकी नींव को, इसके बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। ये संविधान के लिए एक अंतिम सुरक्षा कवच की तरह है, एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। तो फिर इस मूल ढांचे में आता क्या क्या है? इसमें शामिल है संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष और संघीय ढांचा और भी बहुत कुछ। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये कोई अंतिम सूची नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसमें और भी तत्व जोड़े हैं। ये वो स्तंभ है जिन पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका है और इन्हें कोई नहीं गिरा सकता। और इस सिद्धांत को स्थापित करने वाले मामले की गंभीरता को समझने के लिए बस इस एक संख्या को देखिए, 13। केशवानंद भारती मामले की सुनवाई भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच ने की थी, जिसमें 13 न्यायाधीश शामिल थे। ये दिखाता है कि यह क्षण कितना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण था। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर वर्तमान में आते हैं। ये जो पूरी ऐतिहासिक लड़ाई हमने देखी, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। संशोधन की प्रक्रिया और मूल ढांचे का सिद्धांत, ये दोनों आज भी हमारे लोकतंत्र को लगातार आकार दे रहे हैं। और इन संशोधनों का असर हम सब अपनी जिंदगी में देखते हैं। जैसे 42वें संशोधन ने हमारी प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े। 86वें संशोधन ने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया। और अभी हाल ही में 106वें संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। ये समझने के लिए कि ये सिद्धांत आज कैसे काम कर रहे हैं, चलिए एक काल्पनिक लेकिन बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक आता है। यह हमें दिखाता है कि ये बहसें कितनी जीवंत हैं और आज भी जारी हैं। मान लीजिए कि ये विधेयक प्रस्ताव करता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक आरोप में 30 दिनों से ज्यादा पुलिस हिरासत में रहता है, तो उसे अनिवार्य रूप से अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसका मकसद साफ है, राजनीति के अपराधीकरण से निपटना। लेकिन यहीं पर एक क्लासिक संवैधानिक दुविधा पैदा होती है। एक तरफ ये तर्क दिया जाता है कि ये कदम स्वच्छ शासन और संवैधानिक नैतिकता के लिए जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि ये कानून के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति दोषी साबित होने तक निर्दोष है के खिलाफ है और इसका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग भी हो सकता है। तो आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि संशोधन करने की शक्ति और उस पर मूल ढांचे का नियंत्रण, ये कोई स्थिर समीकरण नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला संवाद है, एक गतिशील संतुलन है जो भारत के लोकतंत्र को हमेशा जिंदा और प्रासंगिक बनाए रखता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है, हम जवाबदेही की बढ़ती मांग और न्याय के उन मूलभूत सिद्धांतों के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे जो हमारे संविधान की नींव है।